बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर के साथ है। और नो डाउट के जनरल फेमिलैरिटी भी है इस डिसऑर्डर के बारे में। इस डिसऑर्डर का ताल्लुक सबसे पहले एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स से है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस की आज हम बात करने करने जाएंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अगर देखा जाए तो जितनी भी पुरानी और कदीम डिसऑर्डर्स है उनमें इसका शुमार होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1550, 1550 कबल मसीह, यानी इतना पुराना जो है वो इसकी हिस्ट्री है। स्पेशली यूनानी तबीब जब आर्टियस कैपोडिका जो है उसने बेसिकली इस का नाम जो है वो डायबिटीज तजवीज़ किया था। फिर उसके बाद थॉमस विलियस ने इसको जो है वो इस यूरिन की टेस्ट की वजह से। अच्छा, पहले तो जाहिर है कोई ऐसी चीज़ होती नहीं थी कि पहले जो है वो कोई प्रॉपर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं होती थी। तो उस वक्त जो है वो टेस्ट के जरिए से जो थे वो पता करते थे कि इनको डायबिटीज है कि नहीं। तो वो डायबिटीज मिलाइटस जो है ये थॉमस विलियस ने सबसे पहले जो है वो 1674 में, जस्ट इमेजिन दैट के उस दौर में भी जो है वो चीज़ें डिटेक्ट करना और हम तक आज जो नई रिसर्च पहुंची है उसमें प्रीवियस कितनी जो है ना वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपना अपना फंक्शन जो है वो रखती है। तो उन्होंने मिलाइटस का इसको 1674 में कहा। और फिर उसके बाद जो है वो 1921 में, ये याद रखने की बात है, 1921 में फिर जो फ्रेडरिक बेंटिंग थे और चार्ल्स बेस थे, इन्होंने इंसुलिन को इन्वेंट कर लिया एक्सीडेंटली। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जो है वो उसकी स्टोरी है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। सो बहरहाल फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने जो है वो इंसुलिन को इन्वेंट किया और डायबिटीज की दुनिया में एक इनकलाब जो है वो बर्पा कर दिया। अब भी अगर देखा जाए तो एशिया में जो डायबिटीज के स्टैटिस्टिक्स है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो क्या है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान तो अव्वल अव्वल जो है ना वो तीसरे नंबर पे है डायबिटीज में। और इसके अलावा अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो ये 2024 का जो इनका जो है वो एक जो है वो ट्रायल हुआ था कि जिसमें साउथ एशिया में 106.9 बिलियन लोग, तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो डायबिटीज का शिकार थे। अच्छा, और 2025 में अगर देखा जाए तो ये 58 बिलियन यानी 58 करोड़ तक जो है वो है। और ये रेशियो जो है वो मजीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। सो इतना इम्पोर्टेंट है ये इस लिहाज से कि चीज़ें जो है इसमें एक वर्थ रखती है और इसको प्रॉपर समझने की ज़रूरत थी इस डिसऑर्डर को। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी सिर्फ इस जहालत की वजह से कि वो इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं रखते, जिसकी वजह से इसका जो स्पेल है या फिर इसकी जो तादाद है वो बढ़ रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एवरी थर्ड पर्सन जो है वो प्री डायबिटिक स्टेट में है, जिसको बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेट है। और इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं, IGT, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। और यही आगे लीड करती है डायबिटीज मेलाइटस की टाइप 2 को। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे इसमें फिनोमिनाज भी है और बहुत सारी रिसर्च भी इस पे आ चुकी है, जो इसके बारे में जो है वो हमें चीज़ें बताती है। अच्छा,
आगे आज देखते हैं ये है क्या डायबिटीज, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर में इसकी जो है वो क्या वैल्यू है। आपको पिक्चर शेयर हो रही है इसकी? नो सर, फर्स्ट स्लाइड ही आ रही है बस, जिस पे डायबिटीज लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें डायबिटीज लिखा हुआ है। ये स्टक हो गई, आगे जा नहीं रही। अ, अरे यार। अच्छा, अगली स्लाइड अब आ चुकी है, कंटेंट। यस यस सर। सर। ओके फाइन। चले जी, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर, डायग्नोज और ट्रीटमेंट। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डायबिटीज फर्स्ट। बेसिकली इट्स अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर of multiple etiology, in which the body can't metabolize carbs, fats, and protein because of defects in insulin secretions and or action. अच्छा, एक तो ये है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और जो कि किसी एक जो है वो सिस्टम को इसका जो है वो इफेक्ट नहीं है। बेसिकली ये मल्टीपल इटियोलॉजी रखता है। मल्टीपल इटियोलॉजी में मतलब कि मुख्तलिफ जो है वो, जिस तरह से कार्डियोवास माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर जो है वो इटियोलॉजी है इसकी। मैक्रोवेस्कुलर में वो है जिस तरह से आईज है, और इसी तरह से जो है वो माइक्रोवेस्कुलर में किडनीज आ जाती हैं, और स्मॉल जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे माइन्यूट स्ट्रक्चर है। और उसके बाद मैक्रो इसकी इटियोलॉजी आती है। मैक्रो इटियोलॉजी में वो जो है वो कॉजेज हैं जो कि इस जो वजह बनती हैं बड़े सिस्टम में, यानी सिस्टमेटिक वे में जो प्रॉब्लम करती हैं। अब इसका ताल्लुक इसका ताल्लुक जो है वो हमारे डेफिनेटली हमारे खाने से है, मेटाबॉलिज्म से है, और मेटाबॉलिज्म के जो मेजर हमारे कंटेंट्स हैं उनमें कार्ब्स, फैट और प्रोटीन्स आते हैं। अच्छा, उसके बाद है, ये हम अब बात कर चुके हैं इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो अभी इस वक्त जो है अप्रोक्सीमेटली इसको जो है वो टू जो है वो डायमेंशन में जो है वो किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। तो सबसे पहले टाइप 1 है और उसके बाद टाइप 2 है। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, और जो टाइप 2 है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज में इट्स बेसिकली इट्स अ जुवेनल ऑनसेट। और इसके अलावा जो है वो इसमें जो पेशेंट है उनको थ्रू आउट लाइफ जो है वो इंसुलिन लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये होता है कि ये एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और रिलेटिव डेफिशिएंसी, ये दो टर्म यूज होती है जब हम टाइप 1 की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है, और जब हम टाइप 2 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये पार्शियल डेफिशिएंसी है या रेलिवेंट डेफिशिएंसी है। और इसको जो है वो रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। उसके बाद अगर इसका ऑनसेट देखें हम टाइप 2 का, तो टाइप 2 का मोस्टली ऑनसेट जो है ये आफ्टर 25, यानी अडल्ट्स में जो है वो इसका ऑनसेट स्टार्ट होता है। इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको इंसुलिन लेनी पड़े। उसकी वजह ये है कि आप या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और या फिर जो है वो रिलेटिव डेफिशिएंसी है। अच्छा, लेनी भी पड़ सकती है और नहीं भी लेनी पड़ सकती है। तो ये जो है
ये डिपेंड करता है कि पेशेंट इस पे जो है वो इवन दैट के रिलेटिव डेफिशिएंसी में है या फिर रेजिस्टेंस में है। अच्छा, इसको भी समझने के लिए एक बहुत आसान सी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है और उसमें जो है वो बहुत सारे लोग जो है ना वो उसपे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सीट्स पे भी बैठे हुए हैं, अंदर खड़े भी हुए हुए हैं। अब ये है कि वो गाड़ी किसी एक स्टॉप पे रुकती है और वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं जो चढ़ने के लिए तैयार हैं। अब वो तो जो है वो धक्कम पेल करके उसमें बैठना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी में तो स्पेस ही नहीं है। अब वो कैसे उसमें बैठेंगे? तो रिलेटिव या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की ये एग्जांपल है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज तो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर घुसना चाहता है, लेकिन सेल में ऑलरेडी इतना बर्डन हुआ हुआ है कि जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना वो पहले से वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है। तो वो रेजिस्टेंस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नए आने वाले जो ग्लूकोज है उसको जो है वो जगह नहीं मिलेगी। तो इस वजह से जो है वो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक वर्ड या टर्म यूज की जाती है कि जिसमें जो है वो बर्डनाइज सेल को जो है नॉर्मलाइज करने की तरफ अगर हम कर। अच्छा, फिर टाइप 2 डायबिटीज में दूसरी रिसर्च ये है कि मोर देन 70% patient those who are diagnosed with the diabetes type 2, they can be reverse, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो वो रिवर्स हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमने वो रेजिस्टेंस को खत्म कर लिया और चूंकि ये डिजीज है, लाइक इसका ताल्लुक खाने से है, तो इसका मतलब ये है कि हम फूड चॉइसेस से और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस है उससे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, और ये हुआ भी है और ये हो भी रहा है। अच्छा, अगर उसके बाद कुछ और भी इसकी जो है वो इसको क्लासिफाइड इसको किया गया है, जो कि अभी इसका जिस तरह से जीडीएम है, लाइक गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है। और इसको उस टाइप 1 और टाइप 2 में इसलिए नहीं किया जाता कि चूंकि ये जो है वो गेस्टेशनल पीरियड में ही अकर होती है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है। और हाँ, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये ज़रूर है कि अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो अनकंट्रोल सिचुएशन है, हमारे ग्लाइसेमिक जो हमारा वैल्यू है, तो वो लीड कर सकती है टाइप 2 डायबिटीज़ में आफ्टर 2 और 3 इयर्स, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इट विल रिवर्स व्हेन द बेबी इज डिलीवर्ड। तो उस दौरान ये जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी डीएम का मतलब ये है कि जब कोई और जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है वो उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। अच्छा, जिस तरह से कुशिंग सिंड्रोम है, जिस तरह से हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म है, जब ये इसके साथ एसोसिएट हो जाता है देन वी विल कॉल द सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। और अक्सर मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये देखा है, क्योंकि जो है वो डायबिटीज एजुकेशन मेरा एक क्लिनिक है जिसपे मैं करता हूँ। तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टूल यूज करते हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट इसमें ऐसे हैं जो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के हैं। तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस में वो लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ उस जो ग्लाइसेमिक नंबर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन जो रिलेटिव उनकी प्रॉब्लम होती है, जिस तरह से हाइपरथायराइडिज्म है या कुशिक सिंड्रोम है, उस पर बिल्कुल भी उनका जो है वो ध्यान नहीं होता। तो सबसे पहले ये डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है कि आइदर कि आर पेशेंट इज इन primary diabetes or in the secondary diabetes. In the primary diabetes, there is type 1 or type 2 diabetes, ठीक है, and gestational diabetes. And in the secondary diabetes, when there is any endocrine disorder associate with the primary, so then it will become a secondary.
उसके बाद इटियोलॉजी में अगर टाइप 1 की टियोलॉजी देखें तो ऑटो इम्यून डिजीज है, सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय टी सेल्स, ठीक है, सेवरल सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल, cause of it, autoimmune attack, और both genetic and the environmental factors are the important. So इसमें etiology में अभी तक तो इसकी जो है ना वो etiology यही है कि टी सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से, या फिर जो है वो ऑटो इम्यून अटैक की वजह से जो है वो डायबिटीज वोलाइटिस जो है वो टाइप 1 हो सकती है। और टाइप 2 की अगर बात करें तो रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन इज डिक्रीज। जो ऑलरेडी हमारा बॉडी रिस्पॉन्स है इंसुलिन के बारे में वो डिक्रीज हो जाता है, और उसके बाद ग्लूकोज अपटेक जो है वो कम होती है, डिक्रीज होती है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, यानी लीवर उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है। और उसके बाद जो है द मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अनक्लियर। तो अभी तक जो है ना वो रेजिस्टेंस का जो है वो अनक्लियर है, लेकिन मोस्टली इसमें जो रिसर्च वर्क हो चुका है अभी तक का, उसमें जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मैकेनिज्म बताया जाता है वो ये है कि इट विल ड्यू टू द sedentary lifestyle or unethical approach. Both genetic and environmental factors are involved. Post insulin receptors defect. अच्छा, अगर इसमें एक और चीज भी ऐड कर दी जाए तो वो भी जो है वो इस वक्त का एक हिटिंग इशू है, दैट वाज द अर्ली मेनोपॉजल स्टेट, और इसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस। ये चीजें भी टाइप 2 डायबिटीज के कॉज में एक रोल रख रही है। इवन दैट इनफर्टेलिटी, ठीक है, इनफर्टेलिटी इसमें जो है वो कॉज कर रही है। तो ये चीजें इटियोलॉजी टाइप 2 की हो सकती है। द व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी ऑफ द टाइप 1? एपिडेमियोलॉजी में अगर हम देखें, इट इज ड्यू टू द पैंक्रियाटिक आइलेट्स बीटा सेल्स डिस्ट्रैक्शन predominantly by an autoimmune process। और ये हम बात कर चुके हैं, ऑटोइम्यून प्रोसेस की वजह से जो है वो बीटा सेल डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद जो है वो पैंक्रियाज वाज द अनएबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन, सो टाइप 1 is diagnosed, usually develops in the childhood and early, accounts for up to 10% of all the DM cases, and it develops as a result of the exposure of a genetically susceptible individual to an environmental। तो ये एपिडेमियोलॉजी इसकी जो है वो हो सकती है। और उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज, इट रिजल्ट फ्रॉम द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस पे बात हो चुकी है, इंसुलिन में भी लो, नॉर्मल और हाई। तो इसमें वेरिएशन है कि इंसुलिन लो भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। अबाउट 30% ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट आर अनडायग्नोज, दे डू नॉट that they have a disease because symptoms are mild, accounts for up to 90% of all diabetes cases। तो मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज में जो है ना वो चेक ही नहीं करते, वो कहते हैं कि कहीं वाकई ना हो जाए। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स में हम बात करते हैं। टाइप 2 के रिस्क फैक्टर जो है वो प्री डिस्पोजिशन है, वो जो जेनेटिकली जो है वो अगर लाइक ऑलरेडी किसी सिबलिंग में किसी को जो है वो ये प्रॉब्लम है, तो ये रिस्क है कि आने वाले दूसरे बच्चे को भी जो है ना वो हो सकती है, लेकिन ये श्योर नहीं होता। इन एन इंडिविजुअल विद अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, an event such as virus or toxin triggers autoimmune destruction of the beta cells, probably over a period of the several year। तो ये जरूरी नहीं है कि सबको जो है ना वो ये इफेक्ट करे, लेकिन ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से ये ट्रिगर किया जा सकता है कि जो टॉक्सिन्स है वो आगे जो है वो मुंतकिल हो गए, और सेवरल ईयर तक ये जो है ना वो मुंतकिल हो सकते हैं। फॉर द टाइप 2 डायबिटीज रिस्क फैक्टर, इट्स अ बेसिकली फैमिली हिस्ट्री, 80% family history। ये काउंट if there if you your father mother have a diabetes mellitus, it इसका मतलब ये है कि आपको भी डायबिटीज हो सकती है। अच्छा, ये भी श्योर चार्ट नहीं है कि जरूर होगी, लेकिन अगर हो रही है तो इसका मतलब है फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो रही है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसकी वजह से हो रही है। ओबेसिटी
habitual physical inactivity, previously identified the impaired glucose tolerance, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर भाई प्रीवियसली अगर किसी को आईजीटी है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हो सकती है। फास्टिंग लेवल इम्प्रूव होता है, जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। और सबसे पहले जो मैनेजमेंट के हवाले से भी अगर हम बात करें तो इस पे ट्रिपल एफ एक सिचुएशन होती है जो हम करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। ट्रिपल एफ मीन्स दैट फिक्स द फास्टिंग फर्स्ट। तो उसमें ये होता है कि हम जो फास्टिंग लेवल है उसको सबसे पहले जो है वो फिक्स करते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे जो लेवल रैंडम लेवल्स हैं उनके ऊपर जाते हैं और उनको मैनेज करते हैं। अगर कोई अनकंट्रोल्ड पेशेंट होता है तो हम सबसे पहले उसकी फास्टिंग लेवल जो है वो एनी हो फास्टिंग लेवल, क्योंकि फास्टिंग लेवल की वजह से जो जो ट्रबल शूटिंग है हमारे वैल्यूज़ की, रैंडम वैल्यूज़ की, वो अगर फास्टिंग लेवल बढ़ी है डेफिनेटली उसने नाश्ता भी करना है, उसने दोपहर का खाना भी खाना है, और बाकी सारा रोज़मर्रा का काम जो होता है वो भी करना है। तो वो सारी चीजें जो है वो इफेक्ट कर सकती है। सो ऐसे हम पहले उसकी फास्टिंग फिक्स करेंगे। हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, दीज आर आल्सो द कॉज ऑफ, आल्सो द रिस्क फैक्टर ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर हम देखें तो पेशेंट कहेगा पोलीयूरिया हो रहा है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस, वीकनेस, ड्राई स्किन एंड कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस टाइप 1 में जो है वो एक एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसको हम जो है वो ट्रीट करते हैं। और डी के पेशेंट अक्सर आपने सुना होगा कि ये डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के पेशेंट हैं। अच्छा, डीके में एबीजीज कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, कौन बताएगा? डीके में, हेलो, कोई है? मरियम बताएंगे, मरियम बताएंगे, यस सर, तुम्हारा काम मरियम बताएंगे, है। मरियम बीबी बताएंगे। सर मैं बताऊं? नहीं, सर मरियम लेफ्ट कर दिया। नहीं, मरियम बीबी है। मरियम बीबी बताएंगे, वो लेफ्ट नहीं करेंगे तो हम इनको लेफ्ट कर देंगे। अच्छा जी, सना खान बताएं, सना खान बताएं। यस सर। हाँ जी, डायबिटीज में डीके कंडीशन में जो एबीजीज है हमारी उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? सर डीके में जो है ना वो एबीजीज में जो होती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है ना ज्यादा हो जाती है। और और सर इसमें जो अनकंट्रोल होती है डायबिटीज उसमें जो है ना पेशेंट के जो होते हैं आरएफटीज ये डिरेंज हो जाते हैं। शर्मीन आप बताएं, एबीजी इंटरप्रिटेशन क्या होगी डीके में? सर पीए सर एबीडीज में डीके में जो है बाइकार्बोनेट भी इफेक्ट होता है और पीएच इफेक्ट हो जाती है उसकी। मतलब इफेक्ट, नॉर्मल से ज्यादा हो पीएच, जाती अच्छा चले, पीएच क्या होगी, एसिडिक होगी या अल्कलोसिस होगी? है सर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस चलता है ना पेशेंट में। अच्छा शाबाश, ठीक है। सर उस जी सर उसकी वजह से फिर नहीं, पीएच उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? सर ज्यादा होगी। अच्छा, और बाइकार्बोनेट्स? बाइकार्बोनेट जो है उसकी लो होता है। लो होगा।
चले, चलो ये भी ठीक है। और आयरन गैप इसमें क्या होगा, हाई होगा या लो होगा? सर आयरन का नहीं पता। आयरन सर पीएच आयरन कम नहीं आयरन गैप। होगी क्योंकि आयरन एसिडोसिस होगा। आयरन पीएच तो कम होगी, ज्यादा तो नहीं होगी। आगे चले। मुझे लगता है आपने कभी देखी नहीं है एबीजीज। सर देखते देखते हैं सर, की भी हुई है लेकिन काफी देर हो गई है ना मेडिसिन में ड्यूटी। सही सही सही। काफी देर हो गया डीके का पेशेंट देखे हुए। ओके। अच्छा, माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर डीके में जो सिचुएशन होती है वो ये है कि जो माइल्ड होगा उसमें पीएच लेवल जो है वो 7.30 तक ही रहेगी। ठीक है, और यदि कम रहेगी, और कम का मतलब ही एसिडोसिस है। जब भी 7.45 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब तो फिर ये होगा कि ये अल्कलोसिस की तरफ चला गया ना। तो चूंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो इस वजह से पीएच लेवल जो है वो कम होगी उसकी। और उसके बाद फिर HCO3 जो है वो बिटवीन 15 to 18 रहेगा। और अगर हम मॉडरेट की बात करेंगे तो मॉडरेट में 7.25 और से भी कम होना शुरू हो जाएगा। और जो हमारा HCO3 यानी बाइकार्बोनेट्स है ये 15 से कम रहना शुरू हो जाएगा। और अगर हम सीवियर की बात करेंगे तो सीवियर में 7 से पीएच कम होनी शुरू हो जाएगी, 7 से भी। और साथ में जो बाइकार्बोनेट्स है ये जो है वो 10 से नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली उसकी कंडीशन है। तो अ, ये डीके में ये जो फीचर्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, ये पेशेंट रिपोर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद टाइप 2 में क्या होता है, ये एसिम्टोमेटिकली होती है। इसमें जरूरी नहीं है पोलियूरिया हो या ना हो, पॉलीडिप्सिया हो या ना हो, पॉलीफेजिया, लेकिन ये ट्रिपल पीस जो है ये इसमें जरूर आएंगे। फटीग, वेट लॉस, most patients are discovered while performing urine glucose screening। तो मोस्टली पेशेंट डिटेक्ट हो गए जब वो यूरिन करवाएंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और ये सारी चीजें साइन ऑफ वेट गेन, स्लो हीलिंग और एक्सेसिव लिम्फ विजन। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है इसकी। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की बात अगर करें तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया है, डायबिटिक कीटोसिस है, हाइपर ऑस्मोलरिटी है जो कि हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोइक सिंड्रोम की तरफ से हो जाएगी। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में हम अगर बात करेंगे तो ये मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में। मैक्रो में अगर हम बात करेंगे तो ये CHD यानी कॉर्नरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस जो है वो उसमें आ जाएगी। और माइक्रो की अगर हम बात करेंगे तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड द न्यूरोपैथी, दे आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पे भी शो किया गया है इसी को। लेबोरेटरी एग्जामिन में हम FBG करवाएंगे, RBG करवाएंगे, OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे। कैसे करवाते हैं जी OGT? हम्म, जी, OGT कैसे करवाते हैं? 75 ग्राम जो है ना वो ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को, फिर उसके बाद जो है वो 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद, 3 आवर्स के बाद वो लेवल्स लेते हैं। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद फिर जो है ना वो डिसाइड करते हैं। HbA1c जो है वो पेशेंट का करवाया जाता है। और ये बेसिकली A1C चेन होती है जो कि लास्ट 3 मंथ का या लास्ट 90 डेज का जो है वो एवरेज एक ग्लूकोज लेवल देती है। ग्लूकोज यूरिया जो है वो यूरिन में ग्लूकोज को देखा जाता है कौन क्या क्वांटिटी है। अगर 1+ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 180 mg/dL से जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो वो ग्लूको यूरिया की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। कीटोन यूरिया जो है ये बेसिकली डिटेक्ट करता है कीटोन बॉडीज को, और मोस्टली हम इसको डीके में जो है ना वो करवाते हैं। डायबिटीज में हमारी ये जो है वो कट कट ऑफ वैल्यूज है जो कि हमारी रहनी चाहिए। मैनेजमेंट की बात करें अगर तो मैनेजमेंट में फिर क्या होगा कि गोल थेरेपी जो है
हमारी ये होगी कि रिड्यूस सिम्टम, प्रमोट वेलबीइंग, प्रिवेंट एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, डिले ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। तो लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन है उनको रोकने का, हम उसको हमारा जो है वो मैनेज करने का डायबिटीज को मकसद ये है कि उनको डिले किया जाए। इसका मतलब ये है कि वो होगी ज़रूर, क्योंकि अगर उसको आप डिले कर देंगे तो डेफिनेटली वो उतना ही स्लो प्रोग्रेसिवली जो है ना वो होगी। लाइन्स ऑफ थेरेपी में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में न्यूट्रिशनल थेरापी है, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर्स, जितने भी अपने फैक्टर्स पीछे पड़े उनसे अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रिशनल थेरापी में अगर हम ओवरऑल गोल हमारा जो है वो ये है to assist the people to make changes in nutrition and the exercises habit that will lead to improve the metabolic rate। अब तक का जो सबसे जिसपे ज्यादा काम हो चुका है वो इसका यही पोर्शन है, डाइट पोर्शन। और इसके मुताबिक जो है वो अक्सर जो है वो पहली अप्रोच ये है कि कार्ब्स को स्विच कर दिया जाता है प्रोटीन में, और प्रोटीन डाइट पे जो है ना। और इसमें एक चाइनीज जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है और एक डायबिटिशियन है। इन दोनों की जो है वो एक कोलेक्टिवली अप्रोच थी। इन्होंने एक थेरेपी स्टार्ट करवाई जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो जिस पे काम भी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा लोग जब नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच लेते हैं तो उसी पे जो है वो अपनी सेटिंग रखते हैं और उसको उस पे ही डायबिटीज़ को बगैर मेडिसिन के कंट्रोल करने में वो कामयाब है। उसको बोलते हैं कार्निवो डाइट सेटिंग। तो ये कार्निवो डाइट सेटिंग जो है वो बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस की नॉन फार्माकोलॉजिकल है, और जिसको मैं भी ज्यादा उसी को जो है वो सपोर्ट करता हूँ। अच्छा जी। न्यूट्रिशनल थेरापी में टाइप 2 में डाइट बेस्ड ऑन यूजुअल फूड इनटेक, और इसमें वही है कि हम अपना फूड इनटेक जो है वो देखेंगे, और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, जितनी भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है हम उनसे अवॉइड करेंगे। इसका मतलब है कि लाइक इसकी एक एग्जांपल ये है कि जिस तरह से आप एक एप्पल है, अगर उसका जो है वो आप उसको जूस की शेप में लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब जैसे ही आप वो लेंगे तो वो ब्लड स्ट्रीम में फौरन से शामिल होगा, और जल्दी से जो है वो ग्लूकोज की में कन्वर्ट होने के बाद आपकी बॉडी को रैपिड ग्लूकोज जो है वो बढ़ा देगा और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कर देगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो लो इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीज़ें हैं, उनमें अगर उसी एप्पल को आप जो है वो इस तरह से खा लेते हैं च्यू करके, तो वो लो इंडेक्स में जो है ना वो चली जाएगी और वो उतनी देर से जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशनल थेरापी में जितनी भी हाई जो है वो इंडेक्स फूड है उनसे जो है वो अवॉइड करना चाहिए और लो इंडेक्स की तरफ आना चाहिए। और जो हमारी मैक्रो कंटेंट्स है फूड के, उसमें कार्बोहाइड्रेट को स्विच करना चाहिए प्रोटीन के साथ। हाँ, तो बाकी सारी चीजें इसमें यही लिखी है, वो आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज इसमें 100 फीट रिकमेंडेड है डेली। और इसके अलावा जो है ना वो स्मॉल स्नैक्स जो है वो बिटवीन द टू मील, ठीक है, वो उसमें रिकमेंडेशन है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एक्सरसाइज, सो यू हैव टू चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड देन आफ्टर गो फॉर द एक्सरसाइज। तो ये चीजें जो है ना वो उसके लिए आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, थैंक यू।